कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अति के जाने के बाद जश्न फिर से रागिनी जी की तरफ मुड़ा और उन्हें देखते हुए बोला, अब कहिए क्या कहना है आपको। मैंने जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर दोहरा देती हूँ, ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। इसे जहाँ से लेकर आए हो वहाँ इसे वापस छोड़ कर आओ। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? जश्न, तुम समझ नहीं रहे, ऐसी लड़की का हमारे घर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं। हमारी इज्जत है, समाज में रुतबा है, नाम है, उस जैसी चरित्रहीन। खबरदार। जश्न गुस्से से उन्हें देखते हुए गरजा। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा जश्न, तुम्हारा ड्राइवर हमें बता चुका है कि वो लड़की तुम कहाँ से लाए हो। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम आज ही उस लड़की को उस जगह पर वापस छोड़ आओ। हम उसे अपने घर में। अपना घर? जश्न ने व्यंग और हैरानी के मिले जुले भाव से पूछा। उसके इस तरह कहने से रागिनी जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आपको अपनी माँ मानता हूँ और माँ जैसी इज्जत भी देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी माँ बनकर मुझ पर अपना हक भी जताएं। और एक बात और याद रखिएगा, ये घर मेरा है। ये नाम और रुतबा जिसे आप अपनी कीमती साड़ियों और महंगे गहनों में लपेट कर खुद पर ओढ़ती हैं, ये सब मुझसे जुड़ा है। तो मुझे मेरे घर में किसे लाना चाहिए और किसे नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं करूँगा। इतना कहकर वो सीढ़ियों की तरफ पलट गया, लेकिन फिर जाते जाते रुका और बोला, इस घर में आने वाला मेरी मर्जी से आता है, लेकिन जाने वालों को मैं रोकता नहीं। रागिनी जी सिर्फ उसे जाते हुए देखती रह गई और उसकी आखिरी वाली बात पर उनके चेहरे के भाव थोड़े बदले। थोड़ा गुस्सा, थोड़ी नाराज़गी और थोड़ी झल्लाहट इस वक्त उनके चेहरे पर बनी हुई थी। मनीषा, जो काफ़ी देर से छुपकर उनकी बातें सुन रही थी, उन दोनों के जाने के बाद वो बाहर आई। आखिर बात क्या है? ऐसी कौन सी जगह से आई है ये लड़की जो मम्मी जी को भी इसका यहाँ रहना बिल्कुल नहीं पसंद? कौन है ये लड़की और क्या कहानी है इसकी? मुझे जल्द ही पता लगाना होगा, उसने कुछ सोचते हुए मन ही मन कहा। जश्न बेहद गुस्से से अपने कमरे में वापस आया। अति बेड पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके कमरे में आने के बाद वो जल्दी से उसके पास गई और उसके चेहरे को देखते हुए बोली, क्या आप सच में मुझे उस जगह पर वापस छोड़ आएंगे? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। दूर हटो मुझसे, जश्न ने गुस्से से चिल्लाते हुए बोला तो अति थोड़ी सी पीछे हो गई। अति आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी, लेकिन जश्न का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने कबर्ड में से सिगरेट की डिब्बी निकाली और सोफे पर बैठकर कस भरने लगा। अति डर भी रही थी, लेकिन उसे जश्न से बात भी करनी थी ताकि उसे वो मना सके, ताकि वो उसे कालिंदी के पास ना छोड़ कर आए। मैं जानती हूँ आपके सामने कुछ भी कहने की मेरी कोई औकात नहीं, ना ही मेरा आपसे कोई सवाल करने का हक है। मांगने के लिए तो ना कोई हक चाहिए होता है और ना ही औकात। आप चाहें तो मुझे इस घर से निकाल दें, मैं चुपचाप चली जाऊंगी, कहीं भी रह लूँगी, लेकिन मुझे उस जगह पर वापस नहीं जाना। वो लोग बहुत गंदे हैं, वो गंदे काम करते हैं और मुझसे भी करवाते हैं। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। अति सुबक सुबक कर बोल रही थी। अभी तक कपड़े नहीं बदले तुमने? जश्न ने सिगरेट एस्ट्रे में बुझाते हुए पूछा। अति ने रोते रोते एकदम से बड़ी आंखें करते हुए उसे देखा। नाइट सूट पहनो और सो जाओ, जश्न फिर से बोला। आप मुझे वहाँ छोड़कर आएंगे? जश्न अपनी जगह से उठा और बोला, अगर तुम्हें जवाब मिलना होता तो एक बार में ही मिल जाता। बार बार पूछने से तुम्हारा सवाल बेशक बदल जाए, मेरा जवाब ना देने का मूड नहीं बदलेगा। और अगर अभी यहाँ खड़ी रही तो मुझे तुम्हारे कपड़े बदलने में कोई दिक्कत नहीं। अति ने मुंह बिगाड़ते हुए उसे देखा, लेकिन जश्न ने दोबारा उसे नहीं देखा और एक और सिगरेट जला ली। मतलब तुम भी चाहती हो तुम्हारे कपड़े मैं चेंज करूं? जश्न ने जैसे ही कहा, अति एक बार फिर से गायब हो गई। वो कपड़े चेंज करके आई और बेड पर बैठ गई। दूध रखा है टेबल पर, जश्न ने कहा तो अति ने टेबल पर देखा। एक भरा ग्लास दूध का वहाँ रखा था। सिर्फ देखना नहीं, पीना भी है, जश्न ने सोफे से उठते हुए कहा और अपने कपड़े उतारने लगा। उसे कपड़े उतारते देख अति की हवा टाइट हो गई। उसने बस नीचे शॉर्ट्स पहने हुए थे। जैसे जैसे वो उसके करीब बढ़ रहा था उसकी सांसें अटक सी रही थी।
उसने जल्दी से दूध का ग्लास उठाया और 1 ही मिनट में ख़त्म कर दिया। उसकी हरकत पर जश्न के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। अति ने डरती हुई अपनी नज़रें झुका रखी थी, क्योंकि कोई अंदाज़ा नहीं सामने खड़ा वो शख्स कब क्या कर दे। और हुआ भी कुछ ऐसा है। जब जश्न ने अचानक से अति को पेट से पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया और खुद उसकी गोदी में सिर रख लिया। अति की सांसें तो उसे ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने गिरवी रख ली हो। ऊपर से जश्न का उसके इतने करीब होना। उसने एक बार फिर से अति का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दिया तो उसने उसके बाल सहलाने शुरू कर दिए। बस मन में एक ही सवाल था कि आखिर क्या है ये शख्स और चाहता क्या है। एक पल में गुस्सा करता है और अगले ही पल ऐसी हरकत करता है कि सामने वाला बिल्कुल चुप हो जाए। अति के लिए ये एहसास बिल्कुल नए थे। आज तक उसने कभी किसी के साथ इस तरह समय व्यतीत नहीं किया था और ना ही किसी से कभी आकर्षित हुई। लेकिन जश्न की शख्सियत उसे अनजाने एहसासों से रूबरू करवा रही थी। उसके दिल में उठती हल्की हल्की सी हलचल और उमंगे तूफान पर आ जाती जब जश्न उसके पास आता। उसके चेहरे पर गुलाबी रंगत बिखरने लगती थी, पेट में तितलियां सी उड़ने लगती, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, नज़रें जश्न पर ठहर जाती और एक अलग सी गर्माहट शरीर को महसूस होने लगती है। जश्न ने उसका हाथ पकड़कर अपने बालों में रख दिया तो अति धीरे धीरे से उसके बालों को सहलाने लगी। मैं एक बात पूछूं आपसे, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। जश्न ने धीमे से जवाब दिया और अपना चेहरा उसके पेट से जोड़ लिया और उसके बिल्कुल करीब कर दिया। क्या आप मुझे दोबारा उस जगह पर छोड़कर आएंगे? मतलब जवाब सुने बिना नहीं मानोगी? मेरे लिए ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, अति ने रुआंसी सी होकर कहा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, जश्न ने जवाब दिया तो आज पहली बार उसके किसी जवाब से अति के चेहरे पर राहत के भाव आए। लेकिन अगले ही पल उसने फिर से सवाल किया, अगर आपके घर वाले मुझे वहाँ पर छोड़कर आने के लिए कहेंगे तो? कहा ना तुमसे, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, ना ही किसी और के चाहने से और ना ही खुद के चाहने से, जश्न ने कहा और अपनी बाहें अति की कमर पर लपेट ली। उसकी छुअन से ही अति आगे की तरफ हो गई तो जश्न के होठ उसके पेट से छू गए। एक सनसनी सी उसके पूरे शरीर में फैल गई। नींद आ रही है मुझे, बार बार हिलो मत, जश्न ने कहा। लेकिन फिर अगले ही पल अति की आंखों से बहता आंसू उसके गाल पर गिरा। अति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। वो उस जगह पर कभी वापस नहीं जाएगी इस बात पर खुश होए या फिर जश्न उसे यहाँ से कभी जाने ही नहीं देगा इस बात पर रोए। लेकिन क्या वो इस घर से जाना चाहती है या यहीं रहना चाहती है? क्या है उसकी मर्जी और क्या है उसकी नियति? जश्न ने उसे थोड़ा सा कसा और बोला, मुझे बार बार रोने वाली लड़कियां नहीं पसंद। आप मुझे अपनी पसंद बनाना चाहते हैं? अति ने सवाल किया। जश्न ने उसका सवाल सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अति थोड़ी देर तक उसके जवाब का इंतज़ार करती रही, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसने अपना सिर बेड की टेक पर लगा लिया और आंखें बंद कर ली। अगली सुबह हुई तो अति जश्न की बाहों में सिमटी हुई सो रही थी। जश्न ने अपनी आंखें खोली तो अति का खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के बिल्कुल सामने था। उसे देखते ही उसे उसका कल का पूछा हुआ सवाल याद आया, क्या आप मुझे अपनी पसंद बनाना चाहते हैं? उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट गायब हो गई। वो अपनी जगह से उठा और पहले बालकनी की तरफ गया और वापस आकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ। करीबन 2 घंटे उसने अपनी दिनचर्या के हिसाब से बिताए। अति अभी भी गहरी नींद में सो रही थी और जश्न ऑफिस के लिए तैयार भी हो चुका था। जश्न ने उसे गोद में उठाया और ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। अति अपनी उनिंदी आंखों से उसे ही देख रही थी कि एकदम से शावर का पानी उस पर गिरने लगा। ये क्या किया आपने? वो जल्दी से शावर के साइड से हटकर बोली। चुपचाप नहाओ वरना मुझे अपने कपड़े उतार कर वहाँ आना पड़ेगा और फिर तुम्हारे कपड़े का क्या होगा ये तुम जानती हो, जश्न ने लगभग धमकाते हुए कहा तो अति फिर से शावर के नीचे खड़ी हो गई। यस गुड गर्ल, जश्न ने मुस्कुराकर कहा और वहाँ से बाहर आ गया। उसके जाने के बाद अति ने अपना मुंह बिचकाया और बोली, ऐसा लगता है बाहर भी ये इंसान अपना हर एक काम बंदूक की नोक पर करवाते होंगे। ओह, अगर मेरा ये काम नहीं किया तो गोली मार दूंगा, ये काम नहीं किया तो भेजा उड़ा दूंगा।
अति सावर के नीचे ही अपने हाथों से बंदूक बनाकर निशाना लगाने वाला एक्शन करते हुए बोल रही थी कि सामने जश्न को एक बार फिर से देखकर उसकी बत्ती गुल हो गई। जश्न तीखी नज़रों से उसे ही देख रहा था जो उसके कपड़े देने वहाँ वापस आया था। उसे देखते हुए ही अति ने अपने कपड़ों को जोर से पकड़ लिया तो जश्न पलटकर मुस्कुराने लगा। मन ही मन ना जाने कितनी मन्नतें अति ने इस चीज़ की मांग ली थी कि जश्न यहाँ से सीधा बाहर जाए, लेकिन जब जश्न वहाँ से बाहर चला गया तो अगले ही पल वो उन मन्नतों से मुकर गई। जल्दी नहाकर बाहर आ रही हो या वापिस अंदर आ जाऊं? जश्न दरवाजे से ही बोला तो अति ने एक बार फिर से अपने हाथ जोड़ लिए। थोड़ी ही देर में अति नहाकर बाहर आई। उसने एक ब्लैक कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था और खुले गीले बाल जिनमें से पानी की बूंदें टपक रही थी। गोरा रंग भी उसके सामने फीका पड़ जाए और ऐसी खूबसूरती की खूबसूरत लफ्ज़ भी छोटा पड़ जाए। बाथरूम से आने के बाद वो आईने की तरफ बढ़ गई और अपने बाल बनाने लगी। जश्न ने उस बैग में से फ़ोन निकाला और अति के सामने रख दिया। अति ने एक बार हैरानी से उसे और फिर जश्न की तरफ देखकर फिर से उस फ़ोन की तरफ देखा। इस तरह देखोगी तो आँखों की पुतलियाँ बाहर आ जाएंगी और फिर इसे कभी यूज़ भी नहीं कर पाओगी। जश्न ने कहा तो अति अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, हमारे गांव में लड़कियां फ़ोन नहीं चलाती, कहते हैं इससे बहुत कुछ होता है जिससे लड़कियां बिगड़ जाती हैं। उसके कहने का लहजा देखकर जश्न खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। जश्न ने वो फ़ोन अपने हाथ में लिया और अति का हाथ पकड़कर उसके हाथ में वो फ़ोन रखते हुए बोला, बिगड़ने वाला जब तक खुद ना चाहे तब तक उसे कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। इसे हर वक्त अपने पास ही रखना। पर मुझे ये चलाना नहीं आता, अगर ख़राब हो गया तो नया आ जाएगा, जश्न ने कहा और अपनी ब्लेज़र पहनने लगा। और अगर वो भी ख़राब हो गया तो? अति ने अपनी बड़बड़ जारी रखी। तो और नया आ जाएगा। अगर वो भी ख़राब हो गया तो? अति ने तो शब्द पर आकर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया तो जश्न एकदम से उसकी तरफ पलटा और उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद करते हुए बोला, तो घर पर दुकान खुलवा दूंगा। अब चले नीचे नाश्ता करने, जश्न ने आगे कहा तो अति का मुंह एक बार फिर से खुल गया। आज ये बंदा सच में उसे हार्ट अटैक देकर ही मानेगा। हम सच में नीचे जाएंगे? उसने चहकते हुए पूछा। आज से तुम नाश्ता, लंच और डिनर तीनों सबके साथ बैठकर नीचे ही करोगी, लेकिन उसके बाद चुपचाप इस कमरे में वापस आ जाओगी और यहाँ से बाहर नहीं जाओगी, जश्न ने कहा तो अति का मुँह एक बार फिर से उतर गया, लेकिन अगले ही पल नॉर्मल भी हो गया। ये सोच कर कि चलो इतनी छूट तो मिली। दोनों नीचे आए तो इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर ही थे और जश्न का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि जश्न आएगा। उन दोनों को साथ देखकर वहाँ हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कोई गुस्सा था, कोई हैरान, तो कोई बिल्कुल जलकर राख हो चुका था। जश्न आकर बीच वाली किंग चेयर पर बैठ गया, लेकिन अति खड़ी रही। क्या हुआ, बैठो यहाँ, उसने अपने पास वाली चेयर पर उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, लेकिन वो बैठती उससे पहले ही रागिनी जी अपनी जगह से खड़ी हो गई और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़की यहाँ बैठकर हमारे साथ खाना खाने लायक है? उनकी बात पर जश्न ने घूरकर उन्हें देखा और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए चम्मच पर अपनी पकड़ कस दी। अति उनकी आवाज़ से सहम कर पीछे हो गई। क्यों, अति के यहाँ बैठकर खाने में क्या प्रॉब्लम है? जश्न ने सख्त भाव से पूछा। ये तुम हमसे पूछ रहे हो? अगर प्रॉब्लम आपको है तो इसका कारण भी तो आप ही बताएंगी। ठीक है, अगर तुम हमारे मुंह से ही सुनना चाहते हो तो यही सही। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की हमारे साथ बैठकर खाना खाने के लायक है। सिर्फ खाना ही क्या, इस घर में रहने के लायक भी है। ऐसी लड़कियां इज्जतदार लोगों के घरों में नहीं लाई जाती। अगर तुम्हें अपना मन बहलाना है तो बाहर जितना मर्जी इसके साथ समय बिताओ, लेकिन इस घर में इसकी कोई जगह नहीं। रागिनी जी ने जश्न को देखते हुए जवाब दिया। उनकी बात सुनकर अति की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या गलती थी उसकी जो उसके चरित्र पर इतना बड़ा दाग लग गया? अब उससे वहाँ पर रुका नहीं जा रहा था, इसलिए वो पलटकर वहाँ से वापस कमरे में जाने लगी, लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे गुस्से से देखने लगा। उसके बाद उसकी गुस्से भरी नज़रें रागिनी जी की तरफ घूमी और उसके साथ ही वहाँ बैठे बाकी दो शख्स पर भी, जिसमें उसका भाई हर्ष और उसकी बीबी मनीषा थी।
और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो इस घर में रहने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें इस घर में जगह दी हुई है। अगर किसी को बाहर निकालना ही है तो क्यों ना शुरुआत उन लोगों से ही करें। कहते हुए उसने अपनी तीखी नज़रें हर्ष और मनीषा की तरफ घुमाई। उसकी बात सुनकर हर्ष और मनीषा दोनों के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। रागिनी जी भी गुस्से से उसे देख रही थी। शायद आप मेरा कल वाला जवाब भूल गई। कोई बात नहीं, बुढ़ापे में अक्सर याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इसलिए एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, ये घर मेरा है और यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं इसका फैसला सिर्फ़ और सिर्फ मैं करूँगा। और अगर आपको उस लड़की के साथ नाश्ता करने में इतनी ही प्रॉब्लम है तो पहले हम दोनों नाश्ता कर लें, उसके बाद आप आराम से खाना खाइएगा। जश्न ने मुस्कुराते हुए कहा तो रागिनी जी ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली। उन्होंने अति की तरफ देखा जो सिर नीचे झुकाकर खड़ी थी, शायद अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। वो बोली, तुम सच में इस लड़की को यहाँ बिठाना चाहते हो? उन्होंने अपने सामने रखी चेयर की तरफ देखते हुए कहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके जवाब से रागिनी भी हैरान थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गईं जब जश्न अपनी जगह से उठा और अति का हाथ पकड़कर उसे अपनी चेयर पर बिठाकर बोला, वहाँ नहीं, यहाँ इस चेयर पर। जश्न को अति को उस चेयर पर बिठाते देख सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। मनीषा, जिसका सारा ध्यान खाने पर था, एकदम से खांसने लगी। आज तक कभी इस चेयर को छूने की भी हिम्मत नहीं हुई मेरी, और ये महारानी सीधा यहाँ पर कब्जा करने लगी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाओगी तो यही हाल होगा, जश्न ने तंज भरे लहजे में कहा। रागिनी जी ने निराशा से जश्न की तरफ देखा और बोली, हमें यकीन नहीं होता कि तुम हमें इस तरह जवाब भी दे सकते हो। मैं हमेशा से ही ऐसे जवाब देते आया हूँ। अगर सवाल पूछने वाले को मेरे जवाब से दिक्कत है तो सवाल पूछे ही मत। जश्न ने अति के साथ वाली चेयर पर बैठकर कहा और अति के सामने खाना परोसने लगा। अति तो एकदम हक्की बक्की उसे ही देख रही थी। उसे रागिनी जी को देखते हुए डर भी लग रहा था और जश्न पर हल्का गुस्सा भी आ रहा था कि वो अपनी माँ को ऐसे कैसे जवाब दे सकता है और छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहा है। अगर उन्हें उससे इतनी प्रॉब्लम है तो वो उसे यहाँ से भेज दे। उसे एक इज्जत भरी ज़िंदगी जीनी है जो वो कहीं भी रहकर जी लेगी। कोई छोटा मोटा काम कर लेगी और साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेगी। लेकिन फ़िलहाल तो वो जश्न से कुछ भी नहीं कह सकती थी, लेकिन फिर भी उसने थोड़ी सी हिम्मत की और बोली, मैं कमरे में नाश्ता कर लूँगी। तुम्हारी राय पूछी क्या किसी ने? जश्न गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला तो उसने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया और चुपचाप नाश्ता करने लगी। रागिनी जी भी अपने गुस्से को दबाते हुए वहाँ पर बैठ गए। हर्ष के चेहरे पर जश्न को देखते हुए अलग ही गुस्सा था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप नाश्ता करने लगा। नाश्ता खत्म होने के बाद जश्न अपनी जगह से उठा तो अति भी उसके साथ ही खड़ी हुई। और कुछ खाना है? वो उसे देखते हुए बोला तो अति ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाया। तो जाओ ऊपर, और जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सुनती जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद रागिनी जी व्यंग से मुस्कुराई और बोली, सच को चाहे कितना भी छुपा लो लेकिन वो बाहर आ ही जाता है। एक ना एक दिन ये लड़की भी दुनिया वालों के सामने आ ही जाएगी, तब किसी को क्या मुंह दिखाओगे? रागिनी जी ने कहा तो जश्न उनकी तरफ पलटा। जश्न सिंह शेखावत दुनिया की परवाह नहीं करता। वैसे जश्न जी मानना पड़ेगा, आज तक कभी आपने मम्मी जी को पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन इस लड़की ने ना जाने आप पर ऐसा क्या जादू कर दिया जो आप इस तरह से उनके खिलाफ हो गए। मनीषा मुंह बनाते हुए बोली, जो मेरे खिलाफ होगा मुझे उसके खिलाफ जाने में कोई परहेज नहीं। ठीक है, नहीं होंगे तुम्हारे खिलाफ, लेकिन तुमसे इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि तुम इस घर की मान मर्यादा का ध्यान रखो। ज़रूरी तो नहीं वो लड़की इस घर में रहकर तुम्हारे कमरे में ही रहे। इस घर में और भी बहुत सारे कमरे हैं, कोई भी कमरा उसके लिए तैयार हो सकता है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा होगा आप सब अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें, जश्न ने कहा और बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रागिनी जी ने उसे जाते हुए देखा तो एक बार फिर से बोली, ठीक है, नहीं कहेंगे तुमसे कुछ, लेकिन इतना बता दो कि इस बार भी तुम महाशिवरात्रि की पूजा में शामिल होगे या हमेशा की तरह इस बार भी कोई बहाना बनाकर आरती हमें ही करनी होगी।
उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस बार की आरती मैं खुद करूँगा। सिर्फ आरती ही क्यों, महाशिवरात्रि से जुड़ी हर चीज़ मैं खुद करूँगा। जश्न ने बिना पलटे ही कहा और फिर घर से बाहर आ गया। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो ये उसके किसी खास आदमी का फ़ोन था। उसने बिना कोई देर किया वो फ़ोन रिसीव किया। सर, आपका शक बिल्कुल सही था। आपका एक्सीडेंट अचानक से हुआ नहीं था, बल्कि किसी ने सोच समझकर करवाया था। और हो ना हो ये आपके किसी करीबी इंसान की ही सोची समझी साजिश है। फ़ोन पर उस आदमी की बात सुनकर जश्न व्यंग से मुस्कुराया और फ़ोन काटते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा। लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, जश्न जी। वो मीठी सी आवाज़ सुनकर जश्न पलटा तो अति दरवाजे पर खड़ी थी और घुटनों को हाथ लगाकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जश्न ने उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ? उसने उसे देखते हुए पूछा, पर अति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखती रही। अब कुछ बोलोगी या मुझे देखती ही रहोगी? जश्न ने फिर से पूछा। लेकिन अति तो बस अपने होठ चबाते हुए उसे देख रही थी, जैसे उसके चेहरे का मुआयना कर रही हो। ओह हेलो, मेरी एक तस्वीर ले लो और उसे देखती रहना, क्योंकि तुम्हारे सामने यूं खड़े रहने के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। जश्न ने एटीट्यूड से कहा तो अति बोली, रुकिए, पहले मुझे पता तो कर लेने दीजिए कि आपका मूड गुस्से वाला है या प्यार वाला। प्यार वाला से तुम्हारा क्या मतलब है? वही सब आप प्यारी प्यारी बातें करते हो। ओह, तो तुम्हें मेरा कौन सा मूड पसंद है, गुस्से वाला या प्यारी प्यारी बातें वाला? बूम! अति कुछ कहती उससे पहले ही जश्न के पीछे खड़ी गाड़ी में एकदम जोर से धमाका हुआ और सारी गाड़ी आग में जलकर राख होने लगी। धमाका इतना तेज था कि काफ़ी दूर खड़े जश्न और अति भी अपनी जगह से पूरी तरह हिल गए। अति गिर जाती अगर जश्न उसे अपनी बाहों में ना संभालता तो, लेकिन संभालते संभालते भी उसको लेकर वो नीचे गिर गया। जश्न नीचे था और अति उसके ऊपर, और उस जलती हुई गाड़ी को दोनों देख रहे थे। अति सोच रही थी कि थोड़ी देर पहले जश्न इस गाड़ी में बैठकर निकलने वाला था, और जश्न सोच रहा था कि अगर अति ने उसे नहीं रोका होता तो वो उसके पास ना आया होता तो ये गाड़ी अकेले नहीं चलती। इसके साथ उसकी ज़िंदगी भी जलकर स्वाहा हो जाती। धमाके की आवाज़ सुनकर बाकी घर वाले भी भागते हुए बाहर आए, पर जलती हुई गाड़ी पर नज़र जाने से पहले ही उनकी नज़र अति और जश्न पर गई, जो एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए नीचे ज़मीन पर लेटे हुए थे। मनीषा ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली, जबकि रागिनी जी भी दांत पीसते हुए उन्हें देख रही थी, और हर्ष के चेहरे पर भी अलग ही गुस्सा था। बताओ ना, तुम्हें मेरा कौन सा मूड ज़्यादा पसंद है? कोई भी नहीं, और ये पागलों वाला तो बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने इतना बड़ा धमाका हो गया, आपकी जान जा सकती थी उसमें, कुछ भी हो सकता था आपको, और आपको अभी भी आपकी मूड की पड़ी है। मुझे कहा मेरे मूड की तो मुझसे ज़्यादा तुम्हें फिक्र है। हाँ तो और क्या करूँ, कभी एकदम आग का गोला बन जाते हैं तो कभी आइसक्रीम की तरह पिघलने लगते हैं। तुम भी तो पिघलती हो। जश्न ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने निचले होठ को दांतों में दबाकर कहा। तो मासूम सी अति बिना उसकी बात का मतलब समझे बोली, वो तो आप पिघलने पर मजबूर कर देते हैं, और आप ये कब से यूं ही नीचे लेटे हुए हैं? खड़े हो जाइए और जाकर अपनी कार को चेक कीजिए, जो आपकी तरह कभी भी भड़क उठती है। उसका यूं गुस्से में और बिना जश्न से डरे बोलना जश्न के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आया। अगर तुम मेरे ऊपर से हटोगी तो ही मैं खड़ा होऊंगा, जश्न ने कहा तो अति ने खुद पर ध्यान दिया, कैसे वो जश्न को बिस्तर समझकर उसके ऊपर लेटी हुई थी। सॉरी, वो मुझे पता ही नहीं चला, कहते हुए वो ऊपर से हटने को हुई, लेकिन जश्न ने अपनी बाहों से दबाव बनाकर उसे फिर से अपने करीब खींच लिया और मदहोश आंखों से उसे देखते हुए बोला, पहले ये बताओ तुम्हें मेरा मूड कौन सा पसंद है? उसके इस तरह से देखने और पूछने से अति के दिल में तितलियां उड़ने लगी, उसके होठ सूखने लगे। घर वाले जो कब से उन्हें देख रहे थे उसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो रागिनी जी ऊंचे स्वर में बोली, जो हादसा होना था हो गया, अब यहाँ यूं लेटे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा, सौकड़े नौकर हैं यहाँ, कुछ तो ध्यान रखो। उनकी कड़कती हुई आवाज़ सुनती ने उनकी तरफ देखा, लेकिन वो मुंह बनाकर उसे देखते हुए अंदर चली गई, और साथ ही मनीषा और हर्ष भी। अति ने एक बार फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार फिर जश्न ने उसे और ज़्यादा कस लिया और बोला,
पहले मेरी बात का जवाब दो, तुम्हें मेरा कौन सा मूड पसंद है? कोई भी नहीं, और ये पागलपन वाला तो बिल्कुल नहीं, अति ने कहा और इस बार झटके से खड़ी हो गई। जश्न ने गुस्से से उसे देखा, लेकिन वो उसकी तरफ बढ़ता उससे पहले ही अति घर के अंदर भाग गई और फिर अगले ही पल बाहर आई और नीचे ज़मीन से कुछ उठाते हुए बड़बड़ाई और जश्न की तरफ देखते हुए वापस चली गई। जश्न का गुस्से वाला चेहरा एक बार फिर से मुस्कुराहट की कैद में आया, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट गायब हो गई जब उसने अपने सामने जलती हुई कार की तरफ देखा जिस पर नौकरों ने पानी डालकर आग को बुझा दिया था। उसकी आंखों में अब भयंकर गुस्सा था। आग लगी नहीं लगाई गई है, लेकिन जश्न सिंह शेखावत के इरादों से मजबूत उसकी सांसें हैं जिन्हें छीनना किसी इक्के दुक्के की बस की बात नहीं। उसका ड्राइवर सामने ही खड़ा था, उसने इशारा किया तो वो जल्दी से दूसरी गाड़ी ले आया। उस जलती हुई गाड़ी को देखकर व्यंग से मुस्कुराते हुए जश्न शेखावत विला से बाहर चला गया। अति अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। उसके हाथों में वो फ़ोन था जो जश्न ने उसे दिया था। इसी फ़ोन को लेकर वो उसके पास गई थी ताकि उससे कुछ पूछ सके कि इससे फ़ोन मिलाया कैसे जाता है और रिसीव कैसे किया जाता है, लेकिन पूछने से पहले ही वहाँ इतना बड़ा कांड हो गया और उसके बाद जश्न की पागलपंथी शुरू हो गई। खाता क्या है ये बंदा जो इतनी उलझुल हरकतें और बातें करता है? हाँ पक्का सारा दिन लोगों का दिमाग खाता होगा, उसने जश्न की तस्वीर को देखते हुए कहा। लेकिन तभी उसकी नज़र उस तस्वीर में जश्न के साथ खड़ी लड़की पर गई जो जश्न के गले में बाहें डालकर खड़ी थी। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक सिकन सी आ गई। जल्दबाजी में अति दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। अंदर आकर वो अभी सामने लगी तस्वीर की तरफ देख रही थी कि दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। उसने नज़रें उठाकर देखा तो रागिनी जी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्हें देखकर अति एक बार फिर से सहम गई। रागिनी जी के चेहरे पर इस वक्त बेहद गुस्सा झलक रहा था। आप यहाँ? उसने सहमते हुए ही पूछा। क्यों? अब हमें हमारे ही घर में कहीं आने जाने के लिए तुम्हारी अनुमति लेनी पड़ेगी, कहते हुए वो अंदर आई। उनकी नज़र सामने लगी तस्वीर पर गई तो उनके चेहरे पर गई तो उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। मेरा मतलब वो नहीं था, अति ने कहा और अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया। उसके जवाब और उसके झुके हुए चेहरे को देखकर रागिनी जी हल्का सा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, तुम जैसी लड़कियों का मतलब हम अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी बात सुन अति ने नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा और बोली, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम कैसी लड़की हो ये तो इस बात से ही पता चलता है कि तुम्हें जश्न कहाँ से लेकर आया है और किस तरह बिना किसी रिश्ते के अपने साथ एक कमरे में रख रहा है। जब तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई तो हमारे सामने ये ड्रामा क्यों कर रही हो? जब बिना किसी रिश्ते के एक साथ बिस्तर पर सोती हो तब तुम्हें शर्म नहीं? उनकी बातें सुनकर अति की आंखों में आंसू आ गए। रागिनी जी ने उसे देखते हुए मुंह बनाया और बोली, बस तुम्हारे इन्हीं आंखों पर हमारे बेटे जश्न का दिल पिघल गया होगा और तुम जैसी पैरों की धूल को सिर पर ताज बनाकर इस घर में ले आया। लेकिन हमारे सामने तुम्हारे ये नाटक नहीं चलने वाले। तुम जैसी लड़कियों से डील करना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। आप सच में मुझे गलत समझ रही हैं। मैं उस जगह पर ज़बरदस्ती लाई गई थी। उन्होंने मुझे बहुत मारा, डराया, धमकाया, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे मेरी आबरू पर दाग। रागिनी जी ने व्यंग और हैरानी से कहा और फिर बोली, जिसका पूरा चरित्र ही मैला हो वो दाग के बारे में बात कर रही है। हे भगवान, कैसा ज़माना आ रहा है। बेशर्म की तरह तुम अभी भी हमारे सामने खड़े होकर सफाई दे रही हो, पर हमें तुम्हारी बातों में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं। तुम जैसी दो कौड़ी की लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी करती हो ना, तो आज हम तुमसे वही सौदा करने आए हैं। क्या लोगी यहाँ से जाने की? मुँह मांगा पैसा देंगे तुम्हें इस घर से जाने का। बस दोबारा कभी लौट कर हमारे बेटे की ज़िंदगी में मत आना, उसे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अति हैरानी से उन्हें देख रही थी। चुप क्यों हो? बताओ क्या कीमत चाहिए? जितनी कीमत तुम्हें जश्न ने उसके साथ रहने के लिए दी है हम उससे भी ज़्यादा देंगे उसे छोड़कर जाने के लिए। क्या आप लोगों के लिए इंसान सिर्फ खरीदने और बेचने की चीज़ है? क्या आपके लिए हम जैसे लोगों के जज्बात कुछ मायने नहीं रखते? पर मेरे जज्बातों की आप क्या कदर करेंगी? आप तो अपने बेटे को भी नहीं समझते, अति ने रोते हुए कहा।
ऐ लड़की, मुझे भाषण मत दे, रागिनी जी गुस्से में चिल्लाईं। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अति को घूरते हुए देख रही थी, जबकि अति भी अपनी नमी भरी आंखों से उन्हें ही देख रही थी। लेकिन अब उसकी नज़रें झुक नहीं रही थी। रागिनी जी उसे यूं ही घूरते हुए बोली, याद रख, तेरी इस घर के दरवाजे पर भी खड़े होने की औकात नहीं है और तू हमारे सामने जुबान चला रही है। इतनी अकड़ किस बात की है? हाँ, सिर्फ इसी बात की ना कि जश्न का साथ तेरे साथ है। तो भूल मत कि वो तुझे किस जगह से लाया है। अगर वो उस जगह पर आता जाता है तो उसके शौक भी तू समझ रही होगी। आज तू है, कल कोई और होगी और परसों कोई और जब उसका मन भर जाता होगा तो उन लड़कियों का क्या हाल होता होगा, ये तो तू सोच भी नहीं सकती। अच्छा होगा पैसे ले और निकल जाए यहाँ से, वरना ऐसी हालत होगी जीने लायक भी नहीं बचेगी। मुझे नहीं पता कल मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं। अगर पता होता तो शायद आज जो मेरे साथ हो रहा है वो कभी ना होता। इसलिए ही समझा रहे हैं तुम्हें, चुपचाप इस घर से चली जाओ, फ़ायदे में रहोगी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगे। उन पैसों से एक नई शुरुआत करना, रागिनी जी ने बदलते हुए स्वर में कहा। अति को देखकर उन्हें लग रहा था कि शायद अब वो उनके आगे कमज़ोर पड़ रही है। अति ने अपने आंसू साफ किए और बोली, आप यही चाहती हैं ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन बदले में मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए। अपनी बेशुमार दौलत आप अपने पास ही रखिए। उसकी बात सुनकर रागिनी जी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ठीक है, हम तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देते हैं, पर एक बार फिर कह देते हैं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रागिनी जी ने अब चेहरे पर दया भाव लाकर कहा, आप बस इस घर से निकलने में मेरी मदद कर दीजिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अति ने पलट कर कहा। रागिनी जी के चेहरे पर इस वक्त विजयी भाव थे। उन्होंने अति को जल्दी से तैयार होकर नीचे आने के लिए कहा ताकि उसे इस घर से बाहर भेज सके। वहीं दूसरी तरफ जश्न के आलीशान ऑफिस में रिसेप्शन पर खड़ा एक शख्स ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। बुलाइए अपने उस जश्न सिंह शेखावत को, मुझे अभी इसी वक्त उससे बात करनी है, उस शख्स ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तो सामने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने परेशानी से उसे देखा और बोली, सर, मैं कितनी बार कहूँ आपसे कि सर आपसे नहीं मिलना चाहते। वो ऐसे ही किसी अनजान शख्स से मुलाकात नहीं करेंगे। अगर आपको उनसे मिलना है तो पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। उसकी बात सुनकर वो शख्स फिर से चिल्लाया, सुमित गर्ग नाम है मेरा, उसे जाकर बताइए, फिर देखते हैं वो मुझसे मिलने के लिए कैसे मना करता है। देखिए, मैं सर को आपका नाम बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो आपसे नहीं मिलना चाहते हैं और आप इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप चुपचाप यहाँ से नहीं गए तो मुझे मजबूरन प्यून को बुलाकर आपको यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। अरे, ऐसे कैसे निकाल देंगे? उस जश्न सिंह शेखावत ने ज़बरदस्ती मेरी बहन अति को अपने साथ रखा हुआ है और आप मुझे इस ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे? कैसी ज़बरदस्ती है ये? जैसे ही सुमित ने कहा, रिसेप्शन पर रखा फ़ोन बजा, जिसे सुनने के बाद वो लड़की सुमित को लेकर जश्न के केबिन की तरफ बढ़ गई। सुमित जैसे ही उसके केबिन में दाखिल हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इतना आलीशान ऑफिस देखा। कहो, क्या कहना चाहते हो? जश्न की एकदम कड़क आवाज़ वहाँ पर गूंजी तो सुमित के चेहरे पर गुस्सा फिर से उतर आया। जश्न उसके सामने चेयर पर बैठा था। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके गिरेबान को पकड़ते हुए बोला, मेरी बहन अति कहाँ है और क्या किया तूने उसके साथ? मुझे अभी इसी वक्त मेरी बहन से मिलना है। चल, अभी इसी वक्त मुझे उसके पास लेकर चल। उसकी बात सुनकर और उसकी हरकत देखकर भी जश्न के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन अगले ही पल गुस्से से कांपता हुआ उसके चेहरे में किसी राक्षस के चेहरे की झलक दिखाई देने लगी और उसने अपने हाथ सुमित के हाथों पर रखकर उन्हें अपने गिरेबान से हटाया। सुमित के हाथों में नीचे आते आते हड्डियां भी बाहर होने को हो रही थी। जिस बहन के लिए आज तू चिल्ला रहा है, अगर सच में तू उस बहन का असल भाई होता तो वो आज मेरे पास होती ही नहीं। अगर एक भाई का फ़र्ज निभाया होता तो आज यूं कुत्तों की तरह तुझे भौंकने की ज़रूरत ही नहीं होती, जश्न ने कहा और अगले ही पल एक धक्के के साथ सुमित नीचे फर्श पर था। सुमित गुस्से में जश्न को देखते हुए फर्श से उठा और बोला, तू मेरी बहन है, मैं चाहे जो मर्जी करूँ, उससे तेरा क्या लेना देना?
तेरी बहन थी, अब तो उसकी परछाई पर भी तेरी परछाई नहीं पड़ने दूंगा। जश्न ने आराम से अपनी चेयर पर बैठे ही कहा। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बहन इतनी मस्त है कि कोई उसके लिए इस कदर दीवाना हो सकता है, वो भी वो शख्स जिसके आगे पीछे सारी दुनिया घूमती है। सुमित ने बेशर्मी से कहा और हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी देखकर जश्न की मुट्ठियां कस गई। कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहता है, लात मारने पर भी भौंकना नहीं छोड़ता, जश्न ने कहा और अपनी चेयर पर से उठा। उसकी बात सुनकर सुमित हंसा और बोला, तुझे बहुत मिर्ची लग रही है, क्या बात है, इतनी पसंद आ गई क्या वो? अगर पहले पता होता तो सीधा उसे तेरे पास ही ले आता। साली मेरे ऊपर तो बोझ ही थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता बॉस, अब उसकी डील जहाँ हुई है उसे वहीं रहना पड़ेगा। उसकी बेहुदा बातें जश्न का दिल जला रही थी, लेकिन फिर भी वो हंसा और फिर दांत पीसते हुए बोला, उसके बारे में बाद में सोचना, पहले अपने जिंदा रहने की गारंटी तो ले ले। उसने इतना ही कहा और एक बेल बजाई, जिसके बाद सामने दीवार की तरफ से लगा शीशा दो हिस्सों में बंट गया। अंदर की तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय अंधेरे के। वहीं दूसरी तरफ अति अपने कमरे में खड़ी थी। उसके हाथों में वो फ़ोन था जो सुबह ही जश्न ने उसे दिया था। काश मुझे ये चलाना आता होता तो कम से कम एक बार आपकी आवाज़ ही सुन लेती। मैं नहीं जानती आपके इरादे क्या हैं, लेकिन इन 2-3 दिनों में इतना तो जान ही गई हूँ कि आप इतने पत्थर दिल भी नहीं जितना खुद को दिखाते हैं। आपने मुझे उस दरिंदगी से बचाया जिस दरिंदगी के हिस्सेदार कहीं ना कहीं आप खुद भी हैं। अगर आप जैसे लोग उस जगह पर जाए ही नहीं तो वैसी जगह कभी दुनिया में बने ही ना। दुआ करती हूँ आप आगे से ऐसी राह पर ना चले जिस रास्ते में दूसरों को जख्म और दर्द के सिवाय कुछ और ना मिले। इतना कहकर उसने वो फ़ोन टेबल पर ही रखा और आंखों में हल्की सी नमी लिए कमरे से बाहर आ गई, जहाँ रागिनी जी उसका इंतज़ार कर रही थी। उनके साथ ही एक ड्राइवर भी था। उन्होंने उस ड्राइवर को इशारा किया तो अति उसके साथ आगे बढ़ गई। अति ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर शेखावत विला से निकल चुकी थी। उसके जाने के बाद रागिनी जी एक बार फिर से जश्न के कमरे में आई, क्योंकि आज अति की वजह से जश्न के कमरे का दरवाज़ा खुला था। वहां आने के बाद उन्होंने एक नज़र उस कमरे को देखा जिसमें हर तरफ एक लड़की की तस्वीर थी जो जश्न के साथ ही थी। किसी में वो लड़की जश्न के गले में बाहें डालकर खड़ी थी तो किसी में जश्न ने उसे उसकी कमर से पकड़ रखा था। हमने तो सोचा था नियति के जाने के बाद तुम कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे, उसके गम में अपनी ज़िंदगी एक खंडहर की तरह बना लोगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेलेपन की खाई होगी। लेकिन तुम तो बहुत तेज निकले, तुमने तो अपने पास नाजुक फूल रखने शुरू कर दिए, ऐसे शौक़ रखने लग गए जिससे सिर्फ एक ही नहीं हज़ारों लड़कियां तुम्हारे साथ हो। तुम्हारे इस शौक़ का तो मुझे भी नहीं पता था, पर इस शौक़ को अगर शौक़ ही रहने देते तो सही रहता। इस घर में लाकर उसे अपनी आदत बनाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज तक इस घर में सिर्फ मेरा राज चला है। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ इज्जत देखी है, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे लिए बगावत दिखाई देने लगी, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। बीबी छोड़कर चली गई तो उसके गम में तो तुम्हें नशे में धुत होकर एक जगह पर पड़े रहना चाहिए, लेकिन तुम तो अपनी ज़िंदगी रंगीन करने में लग गए। ना जश्न, ना तुम्हारी ज़िंदगी में अब रंगों की कोई ज़रूरत नहीं है। कसम खाई थी तुम्हारी ज़िंदगी को सिर्फ एक कफन बनाकर रख दूंगी, तो उस कफन पर कोई अपने प्यार की लाली नहीं छिड़क सकता। कहते वक्त उनकी आंखों नफरत से भरी हुई थी। वो व्यंग से मुस्कुराई और आगे बोली, देखा है मैंने उस लड़की की आंखों में तुम्हारे लिए कुछ तो अलग सा था, और तुम्हारे हाव भाव के तो कहने ही क्या। एक ही दिन में उस लड़की ने तुम पर ऐसा जादू चलाया कि तुमने उसने अपनी जगह बैठा दिया। पर आज उस लड़की को मैंने हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। अपने रास्ते से क्या, अब तो उसका नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। कहते हुए उनके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। उन्होंने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा और बोली, बस कुछ ही सांस बची है उसके पास, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कहते हुए उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और फिर एक नज़र उस कमरे को देखकर बाहर आ गई। वहीं दूसरी तरफ जश्न काल बनकर एक कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने सुमित को रस्सियों के साथ बांधकर नीचे ज़मीन पर बिठा रखा था। सुमित का सारा चेहरा गहरे जख्मों से भरा हुआ था और कपड़े भी पूरी तरह से फट गए थे, जिनमें से उसका लाल और नीला बदन दिखाई दे रहा था।
दर्द से उसकी सिसकियां निकल रही थी, लेकिन फिर भी वो गुस्सा और नफरत भरी आंखों से जश्न को देख रहा था, जो इस समय किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस तरह मार कर तुम अति को अपने पास रख लोगे? जिन लोगों ने उसे खरीदा है वो उसे कभी भी तुम्हारे पास रहने नहीं देंगे। एक ना एक दिन वो उसे अपने साथ ले ही जाएंगे, उसने चिल्लाकर कहा। जश्न ने एक तरफ खड़े आदमी को इशारा किया तो वो आदमी एक तीखा चाकू लेकर सुमित की तरफ बढ़ा। उस चाकू को देखकर सुमित कांपने लगा और चिल्लाते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे मार नहीं सकते, मुझे मार कर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन वो आदमी नहीं रुका और उसके बाद सिर्फ सुमित की चीखें सुनाई देने लगी। वो आदमी चाकू सुमित के बदन के अंदर नहीं बल्कि बाहर बाहर चला रहा था। उसके जिस्म से उसका मांस उधेड़ रहा था। जब सुमित की चमड़ी उसके बदन से कटकर अलग की जाती तो उसकी दर्द भरी चीखें उस जगह पर गूंज जाती, लेकिन वहां पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उन दीवारों के कान जश्न ने बंद करवा रखे थे। कोई जितना भी चिल्लाए लेकिन वहां से कोई आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। जितना वो चिल्लाता उतना जश्न मुस्कुराता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी एक खास मेहमान नवाजी मैं तुमसे कुछ हासिल करने के लिए कर रहा हूँ? ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि अति मेरे पास तुम्हारी मर्जी से रहेगी, या तुम ये फैसला करोगी कि उसे कहाँ रहना है और कहाँ नहीं? ये तो तेरे उन कर्मों की सजा है जिसका खामियाजा अति ने भुगता था। पूरे 21 नील थे उसके शरीर पर और 13 गहरे घाव और अनगिनत खरोचे। ये सब तो बस तुझे वो दर्द महसूस करवाने के लिए है, वरना उसे तो मेरे से वो खुदा भी अलग नहीं कर सकता। तो तेरी क्या औकात? कसम से अगर तू साला बनकर रहता तो तुझे मुझसे अच्छा जीजा नहीं मिलता, लेकिन तू तो हरामी निकला। पर फिक्र मत कर, तुझे मुझसे बड़ा हरामी भी नहीं मिलेगा। ताली 2 हाथों से बजती है, लेकिन थप्पड़ के लिए एक ही हाथ काफ़ी होता है। कहते हुए जश्न अपनी जगह से उठा और सुमित के गाल पर ऐसा तमाचा जड़ा कि वो सब कुछ भूल जाए, बस इस थप्पड़ को ना भूले। उसके बाद जश्न ने अपने आदमियों की तरफ देखा और बोला, अगर तुम्हारा मन करे इसकी और सेवा करने का तो कर देना, वरना इसकी हालत देखकर लगता तो नहीं इसे और भूख होगी। उठाओ और इसे बाहर फेंकाओ। अपने हाथ धोने के बाद जश्न वापस केबिन में आ गया और अपना काम करने लगा। शहर से बाहर सुनसान रास्ते पर गाड़ी जाते देख अति को घबराहट होने लगी। उसने रागिनी जी से उसे बस स्टैंड छुड़वाने के लिए कहा था, लेकिन ये रास्ता तो शायद कहीं और ही जा रहा था। उसने परेशान होते हुए ड्राइवर से पूछा, लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमें तो बस स्टैंड जाना था ना, अति ने एक बार फिर से पूछा, लेकिन उस ड्राइवर ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। अति ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक लगा हुआ था। अचानक ही उसकी गाड़ी की गति एकदम से तेज़ हुई और फिर एक झटके के साथ रुकी, जिससे अति के सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए और वो सामने वाली सीट से टकरा गई। लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और फिर से गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन इस बार गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बिना देखे ही पीछे की तरफ भागी, लेकिन एक मजबूत इंसान से उसकी टक्कर हुई। वो गिरती उससे पहले ही उस इंसान ने अपनी बाहें उसकी पीठ पर लपेट दी और उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। अति की हाँफती हुई सांसें उस इंसान को साफ सुनाई दे रही थी और उस इंसान के जिस्म से आती हल्की हल्की खुशबू अति पहचानने की कोशिश कर रही थी, या शायद पहचान चुकी थी। जश्न जी, उसने मुश्किल से कहा तो जश्न के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट तैर गई। अति जश्न के सीने से लगकर खड़ी थी। उसकी हाँफती हुई सांसें जश्न की शर्ट पर खुले बटन से अंदर तक महसूस हो रही थी। पूरा माथा पसीने से भरा हुआ था और चेहरा डर से कांप रहा था, लेकिन जश्न के जिस्म से आती भीनी भीनी खुशबू पहचान कर उसे चेहरे पर दुनिया भर का सुकून तैर रहा था। जश्न के सीने पर यूं ही रखे उसके हाथ जब मुट्ठियों में बदल गए तो जश्न के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। शुक्र है आप आ गए, बहुत डर गई थी मैं। जैसे ही अति ने कहा, जश्न के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो अति से अलग हुआ और उसे गुस्से से देखने लगा। अति की आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। एक बार वो नर्क देख चुकी थी, अब दोबारा उसके बारे में सोचकर ही उसकी रूह कांप रही थी।
जश्न का गुस्से से भरा चेहरा देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अब उसे जश्न की दी हुई धमकी भी याद आ गई थी। जश्न ने उसे साफ साफ लफ्ज़ों में कहा था कि वो उस घर से कहीं नहीं जा सकती, ना ही किसी और के चाहने से और ना ही उसके खुद के चाहने से। उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर वो पूरी तरह से सहम गई थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे देखते हुए गुस्से में बोला, मना किया था ना, फिर भी अपनी मन मर्जी की तुमने। पर मैं क्या करती, उन्होंने कहते कहते अति रुक गई। कैसे वो जश्न के सामने उसकी माँ को गलत कह सकती थी, जबकि उसकी खुद की गलती है। उसे किसी के कहने पर वहाँ से बाहर आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो भी क्या करती, जश्न पर उसे भरोसा था भी और नहीं भी। उसकी ऊटपटांग हरकतें कभी कभी उसे असमंजस में भी डाल देती और ऊपर से रागिनी जी का इतना सब कुछ कहना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसे चुपचाप होते देख जश्न के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट ठहर गई। उसी वक्त वो ड्राइवर उन दोनों के पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जश्न ने उसे देखा और बोला, आज तुमने साबित कर दिया श्लोक की वफादारी की कोई कीमत नहीं होती। इस दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी की वफा नहीं। हमने आपका नमक खाया है साहब, जब तक जिंदा रहेंगे हमारी वफादारी आपके लिए ही रहेगी। श्लोक ने नजरें झुकाए ही कहा। तभी उनके पीछे खड़ी एक गाड़ी में से एक आदमी बाहर आया और जिसके पास एक सूटकेस था। उसने वो सूटकेस जश्न के आगे खोला तो उसमें 2000 के नोटों की बहुत सारी गड्डियाँ थीं। करीबन 1 करोड़ रुपए होंगे। वो अति हैरानी से वो सब देख रही थी। जश्न ने वो सूटकेस श्लोक के सामने कर दिया और बोला, वफादारी की कीमत नहीं लगा रहे, बस आपके और आपके बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपकी दूसरे शहर में रहने की व्यवस्था भी हमने कर दी है। हम ये नहीं ले सकते साहब, पहले बहुत एहसान है आपके हम पर। वो आपको एहसान लगते होंगे श्लोक जी, लेकिन मेरे लिए वो मेरा फ़र्ज़ था और ये भी मेरा फ़र्ज़ ही है। प्लीज़ मना मत कीजिए, जश्न ने कहा तो अति घूर कर उसे देख रही थी। क्या बंदा है यार ये, काश हमेशा ही ऐसे रहता तो कितना अच्छा होता। पर पता नहीं क्यों उसके लिए तो हमेशा सुतली बम बनकर घूमता रहता है, क्या पता कब फट जाए। श्लोक के जाने के बाद जश्न ने फिर से अति की तरफ देखा और भाई साहब जिस गुस्से से देखा, बस अति मन में यही बोल पाई, प्लीज़ फटना मत। लेकिन जश्न ने भी कुछ नहीं कहा, बस यूं ही उसका हाथ पकड़ उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर आया। अति जल्दी से खुद ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। दोनों घर के बाहर पहुंचे तो रागिनी जी ने गाड़ी की आवाज़ सुनी। दरवाजे पर पहुंचा तो वो जल्दी से उसकी तरफ भागी और बोली, शुक्र है तुम घर पर आ गए। मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए लेकिन तुम्हारा फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही थी कि कहीं वो लड़की तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसकी बात सुनकर जश्न ने प्रश्नसूचक नज़रों से उन्हें देखा तो वो आगे बोली, मैंने कहा था न तुमसे कि ऐसी लड़कियां विश्वास के लायक नहीं होती। देखा तुमने अब उस लड़की ने क्या किया। तुमने उसे सर आंखों पर बिठा कर रखा और वो लड़की लाखों के गहने चोरी करके भाग गई। पर कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारे सामने अब उसकी सच्चाई तो आई। अति, जश्न ने पुकारा तो अति जल्दी से दरवाजे पर आकर उसके साथ आकर खड़ी हो गई। अति को जश्न के साथ देखकर रागिनी जी को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। उनका पूरा शरीर पसीने से भरने लगा और हाथ पैर कांपने लगे। जश्न आगे बढ़ा और उनके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए माँ, गहनों का क्या है और बन जाएंगे, पर आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारा इतना पुराना ड्राइवर इसे किडनैप करके ले जा रहा था। ये तो शुक्र है अति सही सलामत है, वरना इसे कुछ हो जाता तो। उसने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था, लेकिन बातों में मिश्री घुली हुई थी। रागिनी जी ने उसकी बात सुनकर अपना सूखता हुआ गला थूक गटक कर तर किया। ये जानकर कि अति ने जश्न को कुछ नहीं बताया, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उन्हें जीवन दान दे दिया हो। जश्न अति का हाथ पकड़कर अंदर लाया। अति सहमी हुई रागिनी जी को देख रही थी और वो बेहिसाब गुस्से और नफरत से वो उसका हाथ पकड़े ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर रुक कर बिना पलटे ही बोला, महाशिवरात्रि की तैयारियां हो गई है ना। हाँ बस हो गई है लगभग। महाशिवरात्रि कल है तो बाकी की तैयारियां भी कल तक हो जाएंगी, रागिनी जी ने तुरंत जवाब दिया।
उसी वक्त मनीषा हाथों में सेब लिए ठूसती हुई उसी तरफ आई तो अति को देखकर उसने जल्दी से सेब एक तरफ फेंका और उसका हाथ पकड़कर चीखते हुए बोली, चोरनी कहीं की, तू वापस आ भी गई? बता मेरे सारे गहने कहाँ हैं? तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। उसके इस तरह कसकर बाँह पकड़ने से अति की आह निकल गई। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं आपको, अगर एक बार भी और आपने अति के साथ इस तरह से बदतमीजी से बात की तो। जश्न गर्जा तो मनीषा ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। जश्न ने हल्का सा मुस्कुराकर मनीषा की तरफ देखा और बोला, वो गहने आप अपने मायके से तो लाई नहीं होंगी, सारे इस घर में ही मिले होंगे, तो सब्र रखिए और भी मिल जाएंगे। मनीषा मुँह बनाकर अति को देखती ही रह गई और जश्न उसे अपने कमरे में भी ले गया। सासू माँ, मुझे मेरे सारे गहने वापस चाहिए, आप मुझे अभी उस लड़की से मेरे गहने वापस दिलाइए। मनीषा ने रागिनी जी के पास जाकर कहा तो रागिनी जी ने गुस्से से उसे देखा और फिर गहनों की जगह एक थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। बददिमाग औरत, वो बड़बड़ाई और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मनीषा उन्हें जाते देख गुस्से से घूर रही थी। जश्न जी मुझसे जैसे मर्जी बात करे, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? आपको ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा सासू माँ, उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा। अति जश्न के साथ कमरे में आई तो जश्न को देखते हुए बोली, मैंने कोई चोरी नहीं की, आपने देखा था मेरे पास कुछ नहीं था। चोरी तो तुमने बहुत बड़ी की है, जिसका हिसाब तुम्हें अब चुकाना पड़ेगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप कल का पार्ट जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप सभी को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।